तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के लिए बेसिकली हम पढ़ते हैं 1705 से 1947 तक, और इसके बाद में और जो आजकल की इसके बाद की यानी जो घटनाएं हुई 1947 के बाद और आज तक की, वो सारी एक तरीके से मॉडर्न इंडिया में हम कवर करेंगे। बट मेनली और फोकस विल बी ऑन दिस टाइमलाइन। तो 1705 में इंडिया की स्थिति क्या थी, पोजीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पैरो। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये थी डिस्कवरी ऑफ द मानसून की वजह से यहाँ पे क्या होने लगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, और जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से तीसरी चीज यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या था, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था एंड तीसरा इंपोर्ट कम था। सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना करके दूसरे देशों में बेचते थे और बहुत कम मात्रा में दूसरे लोगों से खरीदते थे। तीसरा पॉइंट। तो अब देखिए आप, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, जो हमारे पास लैंड है वो क्या है, दो आब के बीच की लैंड है। जैसे गंगा यमुना का दोआब हो गया, नर्मदा तापी का दोआब हो गया मिड इंडिया में, एंड डेक्कन में ये हो गया, और साउथ में हो गया तुम्हारा कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, राइट, ये सब। और इधर बंगाल की साइड जाओगे, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा। इतनी फर्टाइल वाली लैंड। और दूसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा होने लगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़िया था, इंपोर्ट कम था और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा, रिसोर्सेज होंगे, तो भिखमंगों की नज़र तुम पे पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश ही आए, उससे पहले भी यदि हम एशियन हिस्ट्री में देखें, साकाज, कुशानाज, मंगोल, मुगल, फिर ब्रिटिश, और आज भी तुम क्या देखते हो, कसाब। ठीक है, तो मेनली हमको यहाँ से पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है माय डियर फ्रेंड्स। अब हुआ क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 1705 में 1705 में डेथ हो जाती है किसकी, औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब की डेथ हो गई, तो औरंगजेब की डेथ होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा है। यहाँ पे एक जगह थी कर्नाटक, इसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक बोलते हैं, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी आरकोट। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ का नवाब था, जो इसका फाउंडर था, सादतौला, उसके बाद दोस्त अली, और उसके बाद अनवरुद्दीन। ठीक है,
ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस समझने के लिए, बाकी तो इतनी जगह नहीं है। और फिर दूसरा हमको सिर्फ समझने के लिए देखना है। अनुरुद्दीन, तो जो यहाँ पे उस टाइम पे नवाब था वो अनुरुद्दीन था। और यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि बाहर से लोग आते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे चेन्नई में थी। और फ्रांस यहाँ पे था पुदुचेरी में। तो होता क्या है, इन दोनों में आपस में यहाँ पे दोनों क्या है, फॉरेन कंपनीज है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है। इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएगी। ये प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में चल रहा है स्ट्रगल। मालिक कौन है, अनुरुद्दीन। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई और जो इंग्लिश है, फ्रेंच है, आपस में लड़ाई होने के बाद अंग्रेज पहुँचे यहाँ पे, यानी कि कर्नाटक में अनुरुद्दीन के पास। बोले कि जी जो ये आपका किराएदार है फ्रेंड, ये हमारे साथ लड़ाई कर रहा है और आप नवाब है, तो थोड़ी फीलिंग आती है ना कि हाँ भाई मैं मालूम थोड़ा नौकर को धमका। उसने बोला कि कितने पे कितना किराया दे रहा है। उसने बोला कि मालिक 5,000, बस 5,000। तो फ्रेंच ने बोला हमसे ले लो 15,000। और इंग्लिश की बोलती। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब आप यहाँ पे देख पाइएगा लड़ाई किस किस के बीच में थी, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। लेकिन जब ये बात फ्रांस ने अनुरुद्दीन से बोली कि 15,000 रुपये, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 15,000 रुपये ले लो, यानी कि जितना किराया ये लोग दे रहे थे, फ्रांस ने कहा। यहाँ पे ड्यूप्ले वाज द गवर्नर एट दैट टाइम ऑफ पुडुचेरी। किसकी तरफ से, फ्रांस की तरफ से। तो जो इंग्लिश थे, अब होता ये है कि ड्यूप्ले ने अनुरुद्दीन से वादा किया कि सर जो मद्रास है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है स्ट्रेटेजिकली। वहाँ पे क्या है, पोर्ट्स हैं और जिनकी वजह से पूरा ट्रेड चलता है। ठीक है, तो ड्यूप्ले ने किससे कहा, अनुरुद्दीन से क्या कहा कि मैं आपको जो ये पोर्ट है इन पर कब्जा करके आपको दे दूंगा कब्जा करके। इसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। और अब इसने ड्यूप्ले ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद कब्जा करने के बाद जब अनुरुद्दीन ने इससे बोला ड्यूप्ले से कि भाई लौटा दे, तो इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होगा सर। अब यहाँ से खेल क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा अनुरुद्दीन और ड्यूप्ले के बीच में। अनुरुद्दीन और ड्यूप्ले के बीच में लड़ाई होती है। जब अनुरुद्दीन, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ, यहाँ से इसके बीच में लड़ाई हुई। और अनुरुद्दीन के पास कितनी सेना थी, 5,000। और इसके पास कितने, 700 ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन आर्मी। उसके पास अनडिसिप्लिन सोल्जर्स। ठीक है, और जब ये हार गया अनुरुद्दीन 5,000 की सेना को लेके, इससे देखो क्या हुआ। अब तुम्हें समझ में आएगा कि हिस्ट्री की पढ़नी चाहिए। अब अनुरुद्दीन क्या हो गया, हार गया। और ड्यूप्ले क्या हो गया, जीत गया। तो ड्यूप्ले ने यहाँ से इस वॉर से क्या मिला ड्यूप्ले को,
वर्ड से ड्यूप्ले को मिला एंथुजियाज्म, और दूसरी चीज मिली पॉलिटिकल एपेटाइट, राजनीति की, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर मिली कि अब राजनीति में यहाँ पे करना है। और दूसरी चीज एंथुजियाज्म मिला कि यार 700 की सेना ने 5000 लोगों को हरा दिया। और इसके बाद एक और कहानी चल रही थी इधर, एक और कहानी चल रही थी, वो कहानी ये थी कि ड्यूप्ले साहब अब मौके का इंतजार कर रहे थे कि कुछ अब जो इसने फॉर्मूला सीखा है इसको कहीं तो अप्लाई करना था। तो फिर इसने देखा कि दो जगह स्ट्रगल चल रहा है। मैंने बताया था ना पहले भी, स्ट्रगल फॉर पावर। एक तो हैदराबाद में और एक कर्नाटक में। हैदराबाद में किस किस के बीच? निजाम उल मुल्क और यहाँ पे चल रहा है चंदा साहिब और नवरुद्दीन, जो वहाँ से हार गया था ड्यूप्ले से, वो यहाँ पे कर्नाटक में इसके बीच में चल रहा है। और यहाँ पे चल रहा है निजाम उल मुल्क, दूसरा मुजफ्फरजंग। मुजफ्फरजंग के बीच चल रहा है। अब ड्यूप्ले भाई साहब बीच में एंट्री मारते हैं। भाई साहब बीच में एंट्री मारते हैं और क्या करते हैं? ड्यूप्ले भाई साहब क्या करते हैं? निजाम को अपने साथ मिला लेते हैं और इधर से चंदा साहिब को अपने साथ मिला लेते हैं। और ये तीनों का ग्रुप बन करके अनवरुद्दीन को मार देते हैं। जब अनवरुद्दीन को इन्होंने मार दिया तो उधर ब्रिटिश ने एक चाल चली। इसका एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद अली। इन्होंने इसको क्या कर दिया? नवाब डिक्लेयर कर दिया। नवाब डिक्लेयर कर दिया कहाँ का? कर्नाटक का। चंदा साहब ऐसे रह गए। तो इन्होंने क्या किया? इसको मारने की प्लानिंग बनाई। तो ये एक जगह लुक के बैठा था, तिरुचिरापल्ली में छिप करके बैठा है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे छिप करके बैठा था एक फोर्ट में। तो इधर से फ्रेंच भाई साहब ने इसको क्या कर लिया? घेर लिया। इधर से हैदराबाद का निजाम और इधर से चंदा साहिब ने। ब्रिटिश ने फिर दिमाग लगाया। यहाँ पे कौन खेल रहा था? यहाँ पे खेल रहा था रॉबर्ट क्लाइव। उसने एक दिमाग लगाया। मान लीजिए ये कर्नाटक, ये यहाँ पे चंदा साहिब का वो है, तमिलनाडु में यहाँ लड़ाई चल रही है इनकी। चंदा साहिब यहाँ से आए थे लड़ने। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तब ज़्यादा मजा आएगा समझने में। मान लीजिए कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे इन्होंने इसको घेर रखा है। निजाम ने, फ्रेंच ने और चंदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली में इसको, मोहम्मद अली को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? यहाँ पे कर्नाटक यानी कि आरकोट पे हमला बोल दिया।
और चंदा साहिब जब इसको यहाँ पे छुटाने के लिए गया तो चंदा साहिब को बीच रास्ते में तंजौर के किंग ने, तंजौर के राजा ने, तंजौर के किंग ने इसको यहाँ पे मार दिया। अब आप देख रहे होंगे चंदा साहिब तो गेम से बाहर, अब बचे दो। और यहाँ पे कौन था? ड्यूप्ले। और उस समय जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी करप्टेड, और ब्रिटिश ने क्या किया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ पैसे दे के ड्यूप्ले का करवा दिया ट्रांसफ़र। अब ड्यूप्ले का ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि दो लोग गेम से बाहर, एक तो ड्यूप्ले और दूसरा चंदा साहिब। बचा निजाम। निजाम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ से अब दो लोगों के बीच में स्ट्रगल चलेगा। किसके बीच में? ब्रिटिश एंड निजाम के बीच में। तो इसको पढ़ेंगे कल। तब तक की कहानी तुमको समझ आई होगी। थैंक यू।